नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर वेब सीरीज तांडव को लेकर ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। अपर्णा पुरोहित हजरतगंज कोतवाली पहुंची हैं। अमेजन प्राइम की इंडिया हेड हैं अपर्णा पुरोहित। बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची हैं थाने। तो आज एक बार फिर से लखनऊ की तरफ वेब सीरीज तांडव का ये मामला, अपर्णा पुरोहित हजरतगंज कोतवाली पहुंची हैं। ऋषभ और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं हमारे साथ। ऋषभ, ये बताइए कितने बजे बयान दर्ज कराया जाएगा? अपर्णा पुरोहित हजरतगंज कोतवाली पहुंच चुकी हैं। जी कंचन, देखिए इस वक्त उनका बयान दर्ज करवाया जा रहा है। कोर्ट की ओर से उनको एक नोटिस भेजा था विवेचक ने, जिसके बाद अपर्णा पुरोहित जो अमेजन की इंडिया की कंटेंट हेड बताई जाती हैं, वो पहुंची हैं इस वक्त हजरतगंज कोतवाली में। और मामले के विवेचक हैं के सिंह, उनके पास वो अपने बयान दर्ज करा रही है। इससे पहले एक FIR हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुई थी। तांडव वेब सीरीज के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और ये जो कंटेंट हेड, इन सब के खिलाफ। जिसके बाद यहाँ से एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम गई भी थी मुंबई। वहां पर जो इनके राइटर, डायरेक्टर जो भी आरोपी थे, उनके आवास पर जाकर नोटिस भी चिपकाया गया था। उनको ये इत्तला दी गई थी, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, आप जल्द से जल्द अपने बयान से अपने पद से अवगत कराएं, जो कि उनकी ओर से कराया गया था। इसके बाद इन्होंने कोर्ट में एक प्ली दी थी कि इनको मुंबई एक हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिली हुई है, लेकिन उस रिलीफ को खारिज करते हुए ये बात यहाँ IAO की ओर से कही गई थी कि आपको बयान दर्ज करवाने आना। ऋषभ मणि, ये मामला सुस्त होता देखा गया तब जब हमने देखा कि यहाँ पर इस सीरीज को ही सोशल प्लेटफॉर्म से हटाने की, अमेजन प्राइम से हटाने की मांग की गई, लेकिन सीरीज तो नहीं हटी, पर वो आपत्तिजनक शब्द थे उनको जरूर एडिट कर दिया गया। क्या हम मान के चले कि आज अपर्णा पुरोहित जो हजरतगंज कोतवाली में पहुंची है, उनका बयान तो दर्ज किया जाएगा, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं सुस्त होता पड़ रहा है, ठंडा होता पड़ रहा है? देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है और जैसे कोर्ट में मामला चलता है और IAO को लगातार अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होती है, तो ये कहना तो भी जल्दबाजी होगी कि मामला सुस्त पड़ रहा है। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि एक और कोर्ट में अमेजन की ओर से बात कही गई थी, इनके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की ओर से भी कही गई थी कि वो बदलाव करने को राजी हैं। उन्होंने माफी भी मांगी और उन्होंने कुछ बदलाव भी किए हैं। अब देखना ये होगा क्या जो यहाँ के IAO हैं इस केस से, जो हजरतगंज कोतवाली में लिखा हुआ है, वो उस बयान से, उनके उस कदम से सहमत होते हैं या नहीं। अगर वो सहमत हो जाते हैं तो शायद मामला किसी दूसरी ओर जाए। अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो फिर ये मामला इसके बाद फिर से तूल पकड़ सकता है। ठीक है, ये तो देखने वाला मामला है ऋषभ मणि की। अब अपर्णा पुरोहित आखिर अपना बयान तो दर्ज करवाती है हजरतगंज कोतवाली में, उसमें वो क्या क्या कहती है। लेकिन अगर यहाँ पर विरोध के जो सुर उठे थे, उन विरोध के सुरों में क्या कहा जा रहा है, क्या मांग की जा रही है? अब तो वो कंटेंट हटा दिया गया है, वो सारी क्लिपिंग हटा दी गई हैं जिनमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल था। और कोर्ट जैसा बाद में प्रक्रिया मिलेगी, अगर उससे संतुष्ट होते हैं तो ठीक है। अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं, आपकी कोशिश यही थी कि भावनाएं आहत हों या आपने जानते बूझते किया, ये डिपेंड करता है कि इन्होंने किस तरह के बयान और प्रमाण दिए हैं। अगर उन बयानों और सबूतों से IAO संतुष्ट हो जाता है तो शायद मामला ये क्लोज भी हो सकता है। अगर नहीं होता है तो फिर इनके लिए दिक्कतें आगे बढ़ भी सकती हैं। कंचन, ऋषभ मणि, क्या विरोध दर्ज कराने वाले लोगों में से भी कोई थाने पहुंच सकता है आज? देखिए, अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही, वहां कुछ कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे मीडिया के माध्यम से और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी, जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर, आगे और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। अब आगे बढ़ रहे आपको बताते हैं कि बीजेपी के सांसद संजीव बालियान का एक बड़ा आरोप यहां पर उनकी तरफ से लगाया गया है। सोरम गांव में हुए विवाद को लेकर वो आरोप लगाते हैं कि मस्जिद में हुआ था मारपीट करने का ऐलान। RLD के नेताओं के फोन कॉल्स की जांच की जाए। सीधे तौर पर RLD के नेताओं को निशाने पर लेते हुए उनके फोन कॉल्स की जांच की मांग कर रहे हैं। RLD नेताओं पर लगाया मारपीट का आरोप संजीव बालियान ने। तो संजीव बालियान को ये गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं RLD के नेताओं के ऊपर। सोरम गांव में जो विवाद हुआ था उसको लेकर उनका ये स्टेटमेंट अब सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि मस्जिद से हुआ था मारपीट करने का ऐलान। और बड़ी बात यह कि RLD के नेताओं के फोन कॉल्स की जांच की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आज प्रेस वार्ता किया, जिसमें सबसे बड़ा बयान ये दिया है कि मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ था। क्या कहेंगे, क्या मतलब है इस बात का? क्या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते थे या रोक? देखिए, इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। मैं कप्तान महोदय से भी बात करूँगा। लोकदल के नेता गांव में मौजूद थे, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। और इनमें से एक नेता वो हैं
जो लाल किले में 26 जनवरी में मौजूद थे, फेसबुक लाइव कर रहे थे, एक नेता वो भी है। उनकी कॉल डिटेल जो ये 5-6 लोग दल का ब्लॉक अध्यक्ष है इनकी निकाली जाए, और दिल्ली में एक बड़े नेता की निकाली जाए जो ट्वीट खेलते हैं। इनसे आपस में क्लियर हो जाएगा कि सुनियोजित साजिश थी, कहीं ना कहीं षड्यंत्र था। और उसके तुरंत बाद मेरे निकलने के बाद छोटी सी झड़प हुई, कुछ लोगों ने 5-6 लोग दल के लोगों ने नारे लगाए, वहाँ धक्का मुक्की हुई, और उसके बाद मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया। आप सुरम में पता कर सकते हैं जाके, सुरम में कई मस्जिद है, मस्जिदों से मेरे खिलाफ अनाउंसमेंट हुआ कि पहुँच जाओ, संजीव बालियान के खिलाफ जाना। तो मस्जिद से ट्वीट होना 10 मिनट में दिल्ली से, एकदम से फोटो जाना, लोकदल के नेताओं की मौजूदगी, ये पूरा का पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था। सोरम ऐतिहासिक गांव है, मेरा अपना गांव है, उसके बहुत बड़ा महत्व है सोरम का। कहीं ना कहीं वे सोरम में मुझे अपमानित करना चाहते थे, सोरम में मुझे जलील करना चाहते थे। ये एक बड़ी साजिश है। मंत्री, जहाँ एक तरफ किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई, फिर उसके बाद अब आपका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध, आपका भी कई जगह विरोध हुआ है, और अब अनाउंसमेंट हुआ मस्जिद, किस ओर जा रहा है? देखिए, विरोध मेरे तो पहले भी विरोधी थे दोस्त। चौसा मेरे सामने चुनाव लड़े तो सब लोग चौसा साहब के साथ थे। मेरी बात ये नहीं है कि विरोध तो उन्हें करना चाहिए, वो लोकदल के हैं, लेकिन विरोध मर्यादाओं में। मेरे कार्यकर्ता विरोध करें मर्यादा में करें, उनके कार्यकर्ता विरोध करें मर्यादा में करें। और अगर हर गांव में ऐसा हो जाएगा, वे जाएंगे तो हमारे बीजेपी कार्यकर्ता नारे लगाए, मैं जाऊँगा उनके कार्यकर्ता, ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। सबको अपनी बात कहने अधिकार है, सबको अपनी बात कहनी चाहिए। आप भी बालियान खाप से हैं, और भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, वो भी नरेश टिकैत जो बालियान खाप से हैं, फिर आप उनके पास क्यों नहीं आते, क्यों उनसे बात नहीं करते इस बारे में? किसान आंदोलन को लेकर, तीनों बिलों को लेकर क्यों नहीं समझाते? देखिए, बीच में कुछ ऐसा दौर रहा, को भी अच्छी तरह पता है। मैं कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहता। मेरा मन है कि मैं वहाँ जाऊँ। आपके माध्यम से आज अनुरोध भी किया है, अगर अनुमति देंगे तो मैं निश्चित रूप से उनसे मिलने जाऊँगा, लेकिन मुझे पहले उनकी अनुमति चाहिए। कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे कोई बात बड़ी हो जाए। अभी बहुत समय इस तरह का इसमें फूक के, तो अगर उन्हें अनुमति दी तो निश्चित रूप से मैं उनसे बात करने जाऊँगा, उनकी बात सुनकर सरकार तक पहुँचाऊँगा, और सरकार की बात उन तक पहुँचाऊँगा। आज अजीत सिंह भी अचानक से सोरम गाँव पहुँच गए हैं। हाँ, 1.5 साल बाद उन्हें समय मिला है, यहाँ से चुनाव लड़कर गए थे, आज 1.5 साल बाद वापस आए। स्वागत है उनका मुजफ्फरनगर में। मैं तो चाहूँगा, मुजफ्फरनगर में उन्होंने एक घर लिया था, मैंने सुना है। 1.5 साल में घर के जाले बहुत लगे होंगे, घर को सफाई करें, मुजफ्फरनगर में स्वागत है। इस बीच आपको बताते हैं कि अजीत सिंह मुजफ्फरनगर के दौरे पर हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। आपका दाम है 1900 रुपए, वो भी स्वामीनाथन के हिसाब से तो 2700 होना चाहिए था। और अब ये कह रहे हैं अपने लोगों से कि जाके किसानों को समझाओ। यह किसान सब समझता है। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का, एक इनके सांसद हैं पास में, बोले मैं सबसे बहुत पढ़ा लिखा किसान हूँ, और मैं कह रहा हूँ ये किसान के आपके हित में है। ये यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे, और जो किसान कुछ कम पढ़े हैं उनके बच्चे। बीच आपको ये बता देते हैं कि मथुरा पहुंची है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। किसान महापंचायत के मंच पर पहुंचकर जनता को उन्होंने संबोधित किया। राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी, अजय कुमार लल्लू समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। तो यहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने हुंकार भरी है मथुरा में, मथुरा वासियों के लिए। मथुरा दौरे पर आज प्रियंका, जहां पर उन्होंने किसान महापंचायत में शिरकत की और शिरकत करके मंच पर पहुंचकर किसानों को संबोधित भी किया है। आपको सुनाएंगे प्रियंका गांधी वाड्रा की बातें जो मंच से उन्होंने कही। लेकिन इस बीच आपको ये बता देते हैं कि जनता को संबोधित करने जब पहुंची तो उनके साथ मंच पर राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी और अजय कुमार लल्लू समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नितिन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन, बड़ी जिम्मेदारी है प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधे पर और उसको बखूबी निभा रही है। आज मथुरा दौरे पर थी, क्या क्या किसानों से बातचीत करते हुए नजर आई? जी देखिए, अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी जिस किसान महापंचायत को उन्होंने संबोधित किया है, उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर ही निशाना साधा है। और आज भी प्रियंका गांधी उसी अपने तेज जो तीखे जेवर थे दिखाई दी है, और उन्होंने केंद्र सरकार पर जहाँ निशाना साधा, वही उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। और साथ ही साथ जो गाय और जो गौवंश की समस्या प्रदेश में है, बनी हुई है, सरकार के तमाम प्रयास के बाद उस पर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया है। साथ ही उन्होंने जो
जो राज्य सरकार जो है, योगी की जो सरकार है, उसके द्वारा जो नीतियां लाई जा रही हैं, उसके बाद जो है प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि वो नीतियां किसानों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार जो योजना चला रही है वो लोगों के हित में नहीं है। उनसे लगातार जो है लोगों का शोषण होगा, उनका विकास नहीं हो पाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी ने जो है जनता को और किसानों को संबोधित किया है और कहीं ना कहीं सरकार बदलने की जो है उन्होंने इशारे में बात कही है। तभी उन्होंने साफ कहा। और प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने जो प्रधानमंत्री है उनको कमजोर प्रधानमंत्री कहा है, बुज़दिल प्रधानमंत्री कहा है। तो लगातार प्रियंका के निशाने पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हैं और आज भी उन्होंने मथुरा की जो किसान पंचायत है उसे यही मैसेज देने का काम किया है कि प्रधानमंत्री। ठीक है नितिन गौतम, बिल्कुल। तो प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी की नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करती हुई नजर आई जैसे राहुल गांधी को हम अक्सर सुनते हैं। शुक्रिया आपका नितिन गौतम। अब आपको बताते हैं कि यूपी को मिला एक और एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट को मिला है लाइसेंस। देश को मिला 87वां एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन होगी यहां पर शुरू और कुशीनगर यूपी का तीसरा लाइसेंसी एयरपोर्ट बनने वाला है। पब्लिक यूज के लिए यहां पर 4C कैटेगरी में लाइसेंस मिला है। अब बढ़ते हैं आगे। सीतापुर से खबर, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई है। अज्ञात ट्रक की टक्कर से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बीजेपी के युवा मोर्चा के पदाधिकारी थे। सीएम योगी ने इस पर गहरा दुख जताया। मानपुर थाना क्षेत्र का मामला, सड़क हादसा, 2 बीजेपी के युवा नेताओं की जान गई। बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की। यहां पर डीसीएम और ट्रक के बीच में आमने सामने गहरी टक्कर हुई है और इस पूरे हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। 2 लोग घायल होने की भी खबर आ रही है। घायलों के इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हम आपको बता देते हैं कि पूरा मामला निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरीहा स्थित बनगांव का है। अगली हादसे की जो खबर है वो जौनपुर से है, जहां पर बैलेंस खोकर बालू लदा ट्रक जो है वो पलट गया है और इस ट्रक की चपेट में बाइक सवार 5 लोग आए हैं, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हुई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कौशाम्बी अब आपको लिए चलते हैं, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में घायल गैंगरेप का आरोपी गुलशन फरार हो गया है। हम आपको बता देते हैं कि 3 दिन पहले ही पुलिस की गोली से ये गैंगरेप का आरोपी गुलशन घायल हुआ था, जिसका प्रयागराज के SRN अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब बीती रात अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर यह बदमाश फरार हुआ है। कौशाम्बी के बाद अगली खबर कानपुर से है, जहां पर मनचले की छेड़छाड़ से परेशान एक लड़की मर्दानी बन गई और उसने इस मनचले को बीच सड़क पर जम कर पीटा और इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी इस लड़की का पूरा सहयोग किया। इस लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए इस लड़के की जमकर धुनाई कर दी और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वायरल वीडियो के अंश आप देख रहे हैं। इस लड़के को, जिस लड़की के द्वारा जो पीटा जा रहा है, ये लड़का इस लड़की को पिछले कई दिनों से परेशान करता था, छेड़छाड़ इसके साथ कर रहा था और सबक सिखाने के लिए ही लड़की को आखिरकार मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। इस पर एसपी वेस्ट का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। कल्याणपुर में एक महिला ने सौदों को मारपीट की है, उस तरह का मामला सामने आया है। इस मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो जानकारी सामने आएगी उसके आधार पे आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, यदि इस तरह की जानकारी सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए आपको एक बड़ी अपडेट दे देते हैं। आज शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर सीएम योगी बैठक करेंगे। यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन करने का जो लक्ष्य है यूपी का, उसको लेकर यह बैठक बेहद जरूरी है, जो आज शाम के 6 बजे होगी और यूपी में कंसल्टेंट नियुक्ति पर भी विचार किया जाना है। धर्म और पर्यटन के लिहाज से अयोध्या को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर के तौर पर विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। ये जो बैठक है, ये विजन डॉक्यूमेंट
डेवलपमेंट अयोध्या को लेकर के एक जो प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है आवास विकास विभाग की तरफ से, उस प्रेजेंटेशन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देखने वाले हैं और एक जो रूपरेखा तैयार करनी थी अयोध्या के विकास को लेकर, जिसमें उसकी जो पौराणिक महत्वता है उसको रखते हुए साथ ही साथ उसको कैसे मॉडर्न सिटी के तौर पर डेवलप किया जाए, जिसके जरिए करीब 21 निर्माण कार्य भी होने हैं और बहुत सारे जो धार्मिक प्रोग्राम्स होते हैं अयोध्या में उसको भी बनाए रखना है। इसको लेकर के सरकार ने पिछले दिनों कनाडा की एक बड़ी कंपनी के साथ करार भी किया था, उसको एक कंसल्टेंट के तौर पर भी नियुक्त किया गया था। इसके अलावा दो बड़ी कंपनियां सीपी कुकरेजा और एल&टी जो कि पहले से ही मंदिर के निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इन दो कंपनियों के ऊपर भी अयोध्या को संवारने की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आज जो बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री आवास पर वो शाम 6:30 बजे होगी और इस बैठक में जो अधिकारी हैं वो अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट को लेकर प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दिखाएंगे और ये बताएंगे कि जब अयोध्या बनकर तैयार होगी या जो एक प्रयास सरकार की ओर से किया गया है, जो टारगेट सेट किया गया है, इसके बाद अयोध्या का विकास किस तरीके का होगा और किस तरीके से अयोध्या दिखाई देगी आने वाले सालों में। मंदिर के निर्माण के साथ साथ ये काम पैरेलल चलेगा और प्रयास सरकार का यह है कि अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी पहचान बनाए, आस्था और पर्यटन के लिहाज से सबसे खूबसूरत शहर के तौर पर। अनामिका सी, न्यूज़ 18, लखनऊ। और आइए बात करते हैं बायजूस यंग जीनियस की। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से दिखाना शुरू कर दिया होता है। नेटवर्क 18 इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू करा रहा है बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आप मिले 6 साल के ऋषि से जिसका IQ 180 है और भारत के सबसे कम उम्र के नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप अभिनव से। और इनका उत्साह बढ़ाया सरदार सिंह और गगन नारंग ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन, अनोखे बच्चों की इस दुनिया में आपका गाइड और साथी, जो अब बुलाने वाला है आज के यंग जीनियस को। My name is Rishi Shivpri. I live in Bangalore. I am 6 years old. You develop apps. You know science and technology. Why are these vitamins so important? They help in healthy body function. What does vitamin A do? Vitamin A helps you get better eyesight. जब वो 3 साल का था तो उसका इंटरेस्ट टुवर्ड्स साइंस, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्स, क्लाउड, we were more surprised to understand, like how he is getting into all these interests. जी. And he used to narrate also. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि सृष्टि में कितने तरह के ग्रीन कलर हैं? 4-5 तरह के। 4-5? हाँ। 10? How many shades of green are there in nature? 255. हमारे आज के दूसरे यंग जीनियस से जब कोई पूछता है कि वो जीनियस क्यों है, तो वो सीधा गोली चला देते हैं। मेरा नाम है अभिनव शाह, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब स्टार्ट करते हैं तो पिस्टल आपका काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है? पिस्टल ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है, पर राइफल बहुत एक्सपेंसिव रहता है। अच्छा। तो अभिनव, जब भी राइफल की ज़रूरत हो, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, आई विल गेट यू अ न्यू राइफल।